हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट का एग्जाम आपका 23 तारीख को होने वाला है। इसके पहले आपको बहुत ही अच्छी रिवीजन की क्लासेस भी दी थी हमने, और इस समय आपको अंतिम समय में बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस को लेकर के आपके इंपॉर्टेंट क्लासेस, इंपॉर्टेंट सेट कराए जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लगातार क्लासेस, क्वेश्चंस को देखते रहिए और एक एक क्वेश्चन को समझते रहिए। हम लोग मिलते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते रहेंगे और तैयारी करते रहेंगे। आज की क्लास में आपको पर्यावरण अध्ययन के इंपॉर्टेंट सटीक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लगातार क्वेश्चंस को देखकर तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जो कि लंबे समय तक रहे थे, ये आपके लगभग 1965 से लेकर के 1980-85 के आसपास तक इसके अध्यक्ष रहे हैं। वर्गीज कुरियन नाम है इनका, और इनको लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा अध्यक्ष बनाया गया था। आपने इनका नाम सुना होगा। वर्गीज कुरियन का नाम किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना, श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति के रूप में जो जाना जाता है, वो इनसे ही संबंधित है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया था और विश्व में बहुत ही आगे लेकर के गए थे। वर्गीज कुरियन का नाम सबसे पहले आता है। केरल के रहने वाले थे ये। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, आपको बता दें, यहां पर आपका सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्कर्वी रोग जो है वो आपका विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। सी से स्कर्वी, इस रूप में आप लोग याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों, रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें रात्रि अंधता, तो ये आपका विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें शाम होने के बाद धीरे धीरे दिखना कम होने लगता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, जरूर समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर तो दिया गया है, मुगल सम्राट जहांगीर ने कहां शालीमार बाग का निर्माण किया था? तो दोस्तों, शालीमार बाग ये आपका मुगल बागों की एक शैली पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर एक बाग निर्मित किया गया था। बनवाया था किसने? मुगल सम्राट जहांगीर ने, जो कि जम्मू कश्मीर में बनवाया था। यहां पर आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी लोग कंफ्यूज हो गए। दिल्ली में भी एक जगह है शालीमार बाग, इसके अलावा एक लाहौर में भी जगह है, लेकिन शालीमार बाग जो बनवाया था जहांगीर ने, ये आपका कश्मीर में श्रीनगर में एक बनवाया गया। ये बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही अच्छा गार्डन है। तो यहां पर डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर दिया गया, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, वार्षिक तौर पर यह आपका एक महोत्सव है जो कि आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तुरंत देखिए। चुनिंदा सटीक क्वेश्चन है और सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। पुणे में इसका आयोजन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? इनमें से जो सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, उसका क्या नाम है? तो यहां पर आपका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। हालांकि अब ये सभी बैंक जो हैं ये मर्ज कर दिए गए हैं और बैंकों की संख्या घटा दी गई है, लेकिन यहां पर आपका सही ऑप्शन इलाहाबाद बैंक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही प्राचीन समय की बात की जा रही, बिल्कुल प्रारंभ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वैदिक सभ्यता का जो विकास हुआ था वो सरस्वती नदी के तट पर हुआ था। सरस्वती नदी ये वैदिक काल की नदी कही जाती है, विलुप्त हो गई है। ये नदी जो है कैसी नदी है? ये आपके बहुत ही प्राचीन वैदिक काल की नदी के रूप में जानी जाती है, जहां पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, यहां पर देखिए जल्दी से। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? संकल्पना की गई थी, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ब्रिटेन वुड्स की एक सम्मेलन आयोजित किया गया था 1944 में, उसमें इनमें से कौन से संगठन की, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई थी, जिसके बारे में बात की गई थी? तो यहां पर आपका डी नंबर ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात इसके अंतर्गत की गई थी। सही ऑप्शन हम लोग कर देंगे डी नंबर ऑप्शन। बहुत बढ़िया। एक एक क्वेश्चन को जरूर अच्छे से समझते रहिए और तैयार
करते रहिए। 8th नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? तो अगर आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे तो यहां पर है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार न करना, यानी कि सभी धर्म जो है उनको एक समान मानना, किसी एक धर्म को स्वीकार न करना, सभी को समान लेकर के चलना, ये आपका इसके धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत आ जाता कि धर्मनिरपेक्ष हम जो भी कार्य करेंगे उसमें किसी भी धर्म को लेकर कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, ये धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? आपने मौलिक अधिकार पढ़े हैं, उसमें एक अधिकार आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को व्यक्त करने का अधिकार है। तो ये आपके किस अधिनियम, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? संविधान में इसका वर्णन किया गया है। तो 25 से लेकर के 28 जो आपका अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। संविधान से भी 2-3 क्वेश्चन आपके जरूर देखने को मिलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी के पास स्थित है। कहां पर स्थित है, किस जगह पर स्थित है? तो आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 10 नंबर ऑप्शन दिया गया, हैदराबाद में स्थित है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी स्थित है। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? बायोडिग्रेडेबल क्या मतलब क्या होता है? डिग्रेडेबल यानी कि इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसे हम पुनः यानी कि जैविक रूप में यूज नहीं कर सकते, जैविक खाद नहीं बना सकते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन जो दिए गए उसमें आपकी सब्जी हो गई, फल हो गई, केचुए हो गए, सब कैसे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है ये आपके धातुओं के रूप में जाना जाता है, भले ही उसकी बिल्कुल महीन सी चादर होती है, लेकिन इसको भी हम बायोडिग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका सबसे अलग हो जाएगा, जो कि इनसे संबंधित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर, और यहां पर आपके सामने दिया गया जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है, यानी कि जैव विविधता में कौन सा स्थान भारत का सबसे आगे आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, जहां पर अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हो गए, अलग अलग तरीके की प्रजातियां हो गई, वे सब एक जगह पर देखने को मिलती हैं। तो ये आपका जो क्षेत्र है 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्षेत्र आपका पश्चिमी घाट होता है। सभी लोगों को इसके बारे में जरूर पता होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट जो है ये आपका मुख्य रूप से जैव विविधता के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हिमालय का भी कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? चूंकि पेपर यूपी का है तो निश्चित तौर पर 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं। पीतल नगरी के रूप में हम किस जिले को जानते हैं? तो पीतल नगरी के रूप में जो जिला हम जानते हैं वो आपका सही ऑप्शन यहां पर आ जाएगा, मुरादाबाद। बहुत बढ़िया, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के रूप में जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले 14 नंबर क्वेश्चन पर। यहां पर दिया गया कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। नाम बताइए। तो शाहजहां के पोते का नाम आप लोगों को बताना है। शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के किस पोते ने हराया था, उसका नाम आप लोगों को यहां पर बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा है, देखिए जल्दी से। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहां पर बी नंबर ऑप्शन दिया गया है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। जल्दी से देखते रहिए, समझते रहिए। बी नंबर ऑप्शन सुलेमान सिकोह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। यहां पर दिया गया फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? तो दोस्तों फिरोजाबाद भी आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला एक जिला है, और यहां पर आपको पता होगा किसका काम किया जाता है। तो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और हम लोग बी नंबर ऑप्शन को यहां पर बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया, एक एक चीज को समझते रहिए और तैयार करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर। यहां पर दिया गया कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा में सबसे दूर है? कर्क रेखा से सबसे दूर इनमें से कौन सा शहर है? कर्क रेखा जो कि भारत के मध्य से गुजरती है, इससे अगर बात करें मध्य से थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन
इसके पास इससे जो सबसे दूर शहर होगा वो कौन सा दिया गया है। ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे, जल्दी से देखिए, समझिए और आंसर करिए। एक एक क्वेश्चन को समझकर पूरा तैयार करते रहिए और आंसर करते रहिए। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शंस देख लीजिएगा, गांधीनगर, रांची, अगरतला और इसके बाद अगला ऑप्शन आपका भुवनेश्वर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भुवनेश्वर। बहुत बढ़िया, उड़ीसा के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है आपका भुवनेश्वर। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों हॉर्नबिल एक पक्षी होता है, उसी के नाम पर उसी के क्षेत्र में ये महोत्सव मनाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है और ये जो महोत्सव मनाया जाता है ये नागालैंड में मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, ये हम आपको करंट की क्लासेस के अंतर्गत भी पढ़ा चुके हैं। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लगभग दिसंबर के आसपास ये महोत्सव मनाया जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्न निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध कहां पर कार्रवाई कर रही थी। यानी कि जो आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, इसे तैयार किया गया था और इसकी जो भारतीय ब्रिटिश सेना से युद्ध हुआ था, तो ये कार्रवाई कहां पर की जा रही थी। 18 नंबर क्वेश्चन और इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग अगर जगह की बात करें तो डी नंबर ऑप्शन इंफाल और कोहिमा यानी कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में ये कार्यवाही की गई थी। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। यहां पर दिया गया महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है पोला त्योहार, और पोला त्योहार में इनमें से किसकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों पोला त्योहार में वृषभ की पूजा की जाती है। हम लोग यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर देंगे, वृषभ की पूजा की जाती है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया गया कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है। भारत का संविधान जो है, जो भारत में महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है, उसको उसका अधिकार किसको दिया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन और इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। जल्दी से देखिए, जल्दी से समझिए और आंसर करिए। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के कोई भी पद अगर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो कह सकते हैं न्यायाधीश का पद हो, महान्यायवादी का पद हो, तो उसका अधिकार राष्ट्रपति को होता है, यानी कि इनको राष्ट्रपति नियुक्त देता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एक एक चीज को समझते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको बता दें रिवीजन की क्लासेस हम आपको पहले जब आपका यूपी टेट का पेपर होने वाला था तब दी थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पर कोने में आपको आई बटन का एक आइकन दिख जाएगा, वहां पर क्लिक करके भी आप पूरी प्लेलिस्ट यूपी टेट की देख सकते हैं और क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, बीच में एक दो क्वेश्चन मिस हो गए। देखिए क्या दिएगा, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। इनमें से कौन सा कथक घराना है जो कि इनके आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। चलिए बताइए जल्दी से। कथक के अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग घराने थे, तो उनमें से आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपको बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बनारस घराने की अगर बात की जाए तो ये उसके आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। अगला दिया गया, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो किसकी राजधानी थी। अयोध्या के जो शासक थे ये किसकी राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नए तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन और ये आपका कौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बहुत बढ़िया, कौशल प्रदेश की राजधानी के रूप में इसको जाना जाता है। आपने सुना होगा कौशल प्रदेश की राजधानी इसको कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता। नोबेल पुरस्कार किस अर्थशास्त्री को दिया गया था। चलिए बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, ऑप्शंस आपके सामने देंगे। इसके अलावा अभी जो पिछले 3-4 वर्ष पहले भी एक नोबेल पुरस्कार इसी क्षेत्र में दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं वहाँ पर आपका सही ऑप्शन अमर्त्य सेन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय मुक्केबाज एमएस मैरी कॉम द्वारा लिखित कथा का शीर्षक क्या है। तो मैरी कॉम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं, इन पर मूवी भी बन चुकी है ये और ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। तो यहाँ पर आपको बताना इनकी लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। देखिए जल्दी से 26 नंबर क्वेश्चन, और इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, अनब्रेकेबल, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है अनब्रेकेबल। ये इनकी जो आत्मकथा है उसका शीर्षक इन्होंने दिया है। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया है 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय पुरस्कार जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 65वां अभी आयोजित किया गया था, उसमें किस फिल्म को चुना गया। 27 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से देखिए इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके यूपी टेट से संबंधित नहीं है, लेकिन वो आपके सुपर टेट एग्जाम में भी आगे मदद करेंगे। लगातार आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छे से लगे रहिए। सही ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन, बाहुबली 2 द कंक्लूजन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर दिया गया है मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। चलिए बताइए जल्दी से, बहुत बढ़िया। 28 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ चुके हैं हम लोग, और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 46। 23 जोड़े होते हैं, 46 गुणसूत्र, क्रोमोसोम जिनको कहा जाता है, ये मानव शरीर में पाए जाते हैं, जो कि कह सकते हैं प्रजनन में भागीदारिता लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्या निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगिताकर्ता नाम एवं पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है, इनमें से क्या इसके अंतर्गत आ जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन, और ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों एक प्रकार से बिल्कुल असली की तरीके पूरा फॉर्म तैयार करके जो डेटा हैक कर लिया जाता है, जानकारी हासिल कर ली जाती है, उसे फिशिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। यानी कि बिल्कुल सेम उसी के तरीके का कोई फॉर्म तैयार करके ऑनलाइन आपकी पूरी इंफॉर्मेशन अपने पास ले आना, वो फिशिंग के अंतर्गत आ जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी, अच्छे से क्वेश्चंस तैयार करते रहिए, लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी प्रकार के आपको संस्कृत की क्लास शाम को या फिर कल देंगे, उसके बाद हिंदी की क्लास मिलेगी। लगातार जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर अंतिम समय में आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 30 यहां पर दिया गया आपके सामने, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात, बताइए जल्दी से, बहुत बढ़िया। 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपका सही ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्थित है, और आपका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।